अक्सर मैंने ये देखा है कि शुरू में खवातीन बहुत विजिलेंट होती हैं अपने विजिट्स में, महीने के महीने विजिट करती हैं, लेकिन जैसे ही छठा और सातवां महीना आता है तो फिर उनका ख्याल होता है कि अब तक सब कुछ डायग्नोज हो चुका है, सो अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे की ग्रोथ जो है अगर उसने इफेक्ट होना है तो वो 7वें महीने में ही पता चलता है। दूसरी चीज ये है कि आपके घर में बीपी अपरेटस मौजूद हर सूरत होना चाहिए। आप कम से कम दिन में एक दफा ब्लड प्रेशर अपना जरूर चेक करें। बहुत ज्यादा टाइट्स और जीन्स और चुस्त पजामे जो है वो ना पहने, और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप डॉक्टर के पास आए तो लूज कपड़ों में आए। अगर जुलाई, अगस्त और सितंबर में आपकी डिलीवरी है तो ये वीडियो जरूर देखें, बिकॉज इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट टिप्स जिनको फॉलो करके आप ना सिर्फ अपनी चाइल्ड बर्थ को बहुत पुरसकून कर सकती हैं बल्कि कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकती हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। जुलाई, अगस्त, सितंबर में डिलीवरी होने का मतलब ये है कि आप 7वें, 8वें या 9वें महीने में हैं। ये 3 महीने आपकी प्रेगनेंसी के इतने क्रूशल महीने हैं कि अक्सर मैंने ये देखा है कि शुरू में खवातीन बहुत विजिलेंट होती हैं अपने विजिट्स में, महीने के महीने विजिट करती हैं, लेकिन जैसे ही छठा और सातवां महीना आता है तो फिर उनका ख्याल होता है कि अब तक सब कुछ डायग्नोज हो चुका है, सारे प्रॉब्लम सामने आ चुके हैं, सारी दवाइयां हमें पता चल चुकी हैं, सो अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप करती हैं सबसे बड़ी गलती। उसकी वजह यह है कि जितने भी मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस हाई ब्लड प्रेशर है, प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज है, प्रेगनेंसी इंड्यूस ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस जिसमें कि आपका लिवर जो है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, ये प्रॉब्लम 7वें महीने में ही शुरू होते हैं। बच्चे की ग्रोथ जो है अगर उसने इफेक्ट होना है तो वो 7वें महीने में ही पता चलता है। शुरू के 5-6 महीने सिर्फ हमें ये होता है कि बच्चे को ब्लड सप्लाई जाती रहे, बच्चे की हार्ट बीट आती रहे, बच्चे की मूवमेंट होती रहे, लेकिन बच्चे का असल वेट जो बढ़ता है वो छठे महीने के बाद बढ़ता है। सो अगर हम उसको मॉनिटर नहीं करेंगे, अगर हम उसको चेक नहीं करेंगे और किसी भी पॉइंट पे जाकर ये मेडिकल डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं तो वो डायरेक्टली बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये है कि आपने अपने विजिट्स को रेगुलर रखना है और जब आपकी डॉक्टर आपको बुलाएंगी आपने उनके पास विजिट के लिए जाना है। दूसरी चीज ये है कि आपके घर में बीपी अपरेटस मौजूद हर सूरत होना चाहिए। आप कम से कम दिन में एक दफा ब्लड प्रेशर अपना जरूर चेक करें और वो भी कोशिश करें कि इवनिंग में चेक करें, अराउंड 5 से 6 बजे के दरमियान, जब आपको एक तो यूरिन नहीं आया होना चाहिए, आपने चाय ना पी हो, आपने कुछ सॉल्टी ना खाया हो, आराम से कुर्सी पे या बेड पे बैठकर पीछे टेक लगाकर आपने अपना बीपी चेक करना है और इसको डेली के हिसाब से चेक करना है। वो कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनमें शुगर पेशेंट्स होते हैं, सो उनके पास ग्लूकोमीटर्स होते हैं। सो अगर आपके घर में ग्लूकोमीटर मौजूद है तो प्लीज किसी दिन अपना खाली पेट शुगर चेक कर लें, किसी दिन दोपहर के खाने के 1 घंटे के बाद, किसी दिन रात के खाने के 1 घंटे के बाद शुगर जरूर चेक करें। एंड प्लीज इस चीज को जहन में रखें कि नॉर्मली जब हम नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स का या आदमियों का ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो हम खाने के 2 घंटे के बाद चेक करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में हमेशा 1 घंटे के बाद आपने ये लेवल चेक करना है। वो हमें आइडिया देगा कि आपकी शुगर लेवल जो है वो किस हिसाब से चल रही है। इन महीनों में प्लीज अपनी जो क्लोथिंग है उसको लूज करें, लूज फिटेड कपड़े पहना करें। बहुत ज्यादा टाइट्स और जीन्स और चुस्त पजामे जो हैं वो ना पहने, और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप डॉक्टर के पास आए तो लूज कपड़ों में आए, बिकॉज कई दफा हमें आपको चेक करना होता है, कई दफा आपका पेल्विक एग्जामिनेशन करना होता है। सो अगर आपके बहुत ज्यादा टाइट कपड़े होते हैं तो एक टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और एक हैसल होती है, तो लूज कपड़े जो होते हैं उनमें पेशेंट का एग्जामिनेशन जो है एक तो वो बहुत ईजी होता है और दूसरा आपकी जो बॉडी है वो उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इजीली होती है। अगर आपके कपड़े टाइट होते हैं तो आपको सांस बहुत चढ़ता है प्रेगनेंसी में और आपकी ब्लड सप्लाई जो है वो भी हैम्पर होती है। इन महीनों में प्लीज कोशिश करें कि अपने जूते बहुत कंफर्टेबल पहने। एक और ये कॉन्सेप्ट है, ये समझा जाता है कि फ्लैट जूते पहनने चाहिए हमल के दौरान। प्लीज आपको फ्लैट जूते नहीं पहनने, आप कुशन वाले, अव्वल तो कोशिश करें कि मेडिकेटेड जूते लें जो कि प्लेटफॉर्म जूते हों, जिनका सोल जो है वो कम से कम इतना चौड़ा हो। और अगर मेडिकेटेड नहीं भी ले रहे तो वो शूज लें जिनके अंदर फोम होती है, ताकि आपकी हील जो है वो फोम पे रेस्ट करे, ताकि आपकी एड़ियों में और आपकी टांगों में, आपकी कमर में जो दर्द है वो कम से कम हो। अगर आपने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है तो प्लीज दिस इज द बेस्ट टाइम कि अपनी ज्वेलरीज उतार दीजिए, बिकॉज आगे जाके जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है
हाथों में स्वेलिंग हो जाती है तो वो जो रिंग्स हैं या जो चूड़ियां हैं वो फिर फंस जाती हैं, और डिलीवरी के टाइम या सी सेक्शन के टाइम हमें जब वो उतारना पड़ता है तो एक बहुत बड़ा हैसल होता है। अगर आपने नोज पिन पहनी है तो प्लीज आजकल में ही उतार दीजिए। कानों में अगर आपने परमानेंट स्टडेड बालियां पहनी हैं तो प्लीज उनको भी उतार दीजिए। आपको डेफिनेटली इस टाइम तक अपना ब्लड ग्रुप पता चल चुका होता है। कोई ऐसा आपकी फैमिली में कोई मेंबर जो है जिनका सेम ब्लड ग्रुप है, उनके साथ प्लीज आप ये जरूर टाई अप कर लीजिए कि अगर ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो आप ब्लड के साथ हमारा क्रॉस मैच जो है हम करवाएंगे। और ऐसा ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए वो बंदा कि जब आपको जरूरत हो तो वो आपको अवेलेबल। बेबी बैग्स, अब इसके बाद कोई टाइम नहीं है। 7वां महीना आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए। आपको 7वें महीने तक जेंडर भी पता चल जाता है, मौसम भी पता चल जाता है कि आगे आगे क्या मौसम आने वाला है। उस हिसाब से बच्चे की जो क्लोथिंग है वो पैक कीजिए। मेरे बेबी बैग्स पे भी 2-3 बहुत डिटेल्ड वीडियोस हैं। अगर आपको ना समझ आए कि उसमें क्या रखना है तो वो वीडियोस जाकर देखिए। लेकिन 7th मंथ 8th मंथ में आपका बेबी बैग रेडी होना चाहिए। और अगर आपका 9th मंथ चल रहा है और अभी तक आपने बेबी बैग नहीं बनाया तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद पहला काम आपने ये करना है कि अपना बेबी बैग बना के अपनी गाड़ी में रखना है। घर में उसका कोई काम नहीं है। आपकी जो फाइल्स हैं, डॉक्टर की फाइल्स हैं, आपकी रिपोर्ट्स हैं, आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स हैं, इन सबको गाड़ी में रखें। बिकॉज अक्सर ये होता है कि जब आप अफरा तफरी में भागते हैं, पेन शुरू होती हैं, वाटर बैग रप्चर होता है, कुछ भी ऐसा होता है, जब आप हॉस्पिटल के लिए भागते हैं तो आप अपनी रिपोर्ट्स, अपनी फाइल सब कुछ घर भूल आते हैं। आपकी लैब्स की, आपकी फाइल की, आपके स्कैन्स की हॉस्पिटल में उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि आपको ज़रूरत है। सो इन रिपोर्ट्स की बिना पर आपकी फर्दर डिसीजंस होते हैं। अगर आपका सी सेक्शन होना है, आपकी कितनी एचबी है, आपके बच्चे का वेट क्या है, आपकी डिटिशियन से हमें क्या कंसल्ट करना है, ये सब कुछ वहां पर मौजूद जो डॉक्टर्स हैं उनको आपकी फाइल्स से ही पता चलता है। अगर आप एपिड्यूरल लेना चाहती हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम। एपिड्यूरल ये होता है कि आपकी कमर में दर्दों के दौरान एक टीका लगाया जाता है जिसमें दर्दों की फीलिंग को खत्म किया जाता है। दर्द खत्म नहीं होती, उसकी फीलिंग खत्म हो जाती है, यानी जिसको हम एक पेनलेस डिलीवरी कहते हैं। अगर आपकी डॉक्टर की जो हॉस्पिटल है उसमें एपिड्यूरल की फैसिलिटी मौजूद है तो प्लीज इसको जरूर डिस्कस कर लीजिए। और ये बिफोर टाइम डिस्कस होना जरूरी होता है कि अगर आपको एपिड्यूरल लगना है तो उस वक्त एनेस्थेटिस्ट का वहां पर मौजूद होना बेहद जरूरी है। आखिरी महीने में लोग देसी घी, कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देसी घी या कैस्टर ऑयल नॉर्मल डिलीवरी होने में हेल्प नहीं करता, बल्कि इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस है, जिससे बेबी जो है वो ज़रूर मोशन पास कर देता है, बेबी डिस्ट्रेस में चला जाता है। तो प्लीज़ कैस्टर ऑयल और देसी घी जो है उससे इज्तनाब कीजिए। अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखें। 10 से 12 ग्लास पानी जो है वो ज़रूर पिएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी बॉडी और आपके टिश्यूज हाइड्रेटेड होंगे, आपका यूट्रस जो है वो अच्छी लेबर ले सकेगा। कंट्रैक्शन जो है वो अच्छी तरह से, क्योंकि हाइड्रेटेड बॉडी में उनकी फीलिंग थोड़ी कम होगी, आपको थोड़ा हेल्प होगा, आपकी एंड्योरेंस ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगी और टिश्यूज डिहाइड्रेटेड होंगे तो फिर जो है कंट्रैक्शन से भी यूट्रस की रिलैक्सेशन को ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं अगर आपकी डिलीवरी अगले 3 माह में होने वाली है। इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ आपकी मिसिंग है तो प्लीज़ उसको फौरन से पूरा कीजिए, अपनी डॉक्टर से डिस्कस कीजिए और अपनी डिलीवरी की तैयारी कीजिए। थैंक यू।